नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म को। दोस्तों, हमारा जीवन, हम कितनी आयु जिएंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा खेल मेटाबॉलिज्म का है। अगर किसी व्यक्ति की मेटाबॉलिज्म कमजोर है, अर्थात उस व्यक्ति की आयु, दीर्घायु की कल्पना अपन नहीं कर सकते। आज की वीडियो में अपन समझेंगे मेटाबॉलिज्म है क्या चीज। मेरे कई वीडियो में मैंने मेटाबॉलिज्म को लेकर बोला है, और एनसीडीज, आजकल जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज चल रही है वो सभी डिसीज मेटाबॉलिज्म पर ही डिपेंड है। जिस व्यक्ति की मेटाबॉलिज्म कमजोर हुई, खान पान और रहन सहन को लेकर अगर वो लापरवाह है तो उसकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से उस व्यक्ति को एनसीडीज घेर लेगी, और एनसीडीज घेरने के बाद उस व्यक्ति की किसी न किसी एनसीडीज के कारण मौत हो जाती है, वो भी अकाल मृत्यु हो जाती है। वो अपनी जो WHO के द्वारा 70 वर्ष से ऊपर की जो एज डिसाइड की गई है उसको भी वो प्राप्त नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है, हमने जो खाया, खाने के बाद वह भोजन हमारी आंत्र में गया, पेट के अंदर आमाशय प्लस आंत्र, इसके अंदर भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद उस भोजन का शरीर के अंदर अवशोषण होता है, और उस अवशोषण के बाद उस भोजन को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है, यानी कि हमारे ब्लड में डाल दिया जाता है। उस भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। एक शरीर में मिलियंस एंड ट्रिलियंस छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। लगभग 37 ट्रिलियंस सेल्स का बना होता है हमारा शरीर। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, सेल्स। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा कोशिकीय स्तर तक पहुंचाया जाता है। कोशिका के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और इसको फिर ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा, प्लस बॉडी की रिपेयरिंग, मरम्मत, नई कोशिकाओं के बनाने में उसका उपयोग किया जाएगा। अब जो व्यक्ति खान पान और रहन सहन को लेकर लापरवाह हैं, वो व्यक्ति क्या होंगे, उन व्यक्तियों के अंदर भोजन का सही तरह से पाचन नहीं होगा। सही तरह से पाचन नहीं होगा तो उसका सही तरह से पोषक जूस नहीं बनेगा। यही विकृत जूस ब्लड में जाएगा और यह फिर शरीर की कोशिकाओं को खराब करेगा। यानी कि जो खाया हुआ अन्न है वो सही तरह से उसका पाचन नहीं होगा, और यह हमारी बीमार कोशिकाओं का निर्माण करेगा। अर्थात हमने जो खाना खाया उसका सही तरह से पाचन नहीं होना, यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाती बीमारी। मेटाबॉलिज्म का सही तरह से नहीं चलना आगे चलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देता है, अर्थात एनसीडीज को जन्म देता है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसी बीमार कोशिकाओं से ग्रसित व्यक्ति एनसीडीज का पेशेंट होता है, अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीज उसको घेर लेती है। जैसे उसको बीपी,
की समस्या हो जाएगी, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, थायराइड, ऑटो इम्यून डिसीज, सारी कई तरह के एलर्जिक स्किन डिसीज, कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेगी। किसके कारण? खराब मेटाबॉलिज्म के कारण। अगर हम हमारी मेटाबॉलिज्म को सही रखेंगे तो हमारी जो औसत आयु है WHO के द्वारा जो बताई गई है 73 ईयर्स, उसको हम जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हमारा खान पान और हमारा रहन सहन ऐसा है जिसमें हम ना तो हमारे खान पान का ढंग है, हाई कार्बोहाइड्रेट के डाइट खा रहे हैं, हम हाई फैटी डाइट खा रहे हैं, या ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स उपस्थित ही नहीं है या बहुत न्यून मात्रा में उपस्थित है, इसके कारण आगे चलकर हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है। और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम उत्पन्न होता है, अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीज उत्पन्न होती है। दोस्तों, हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए खासकर हमें हमारा खान पान और हमारा रहन सहन सुधारना है। यानी कि हमारा दैनिक रूटीन में जो भी हम खा रहे हैं, हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है और लिए गए भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब यह है कि हम जो भोजन खा रहे हैं वो हमारे शरीर में जाकर कितना ग्लूकोज मुक्त करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में जो एसिडिस पनपने का कारण है वो केवल फैट है या केवल कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा नहीं है। अगर हम फैट का इंटेक ज्यादा करते हैं तब भी आगे चलकर एनसीडीज को जन्म देगा, और कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा यूज करते हैं तो भी आगे चलकर एनसीडीज को जन्म देगा। यहां पर अधिक मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट भी लीवर में जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लाइकोजन को फिर आगे लीवर में फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वही फैट फिर लीवर द्वारा ब्लड में मुक्त किया जाता है, जिससे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़े हुए मिलते हैं व्यक्तियों के। इसलिए दोस्तों, हमें हमारे खान पान का विशेष ध्यान रखना है। हमें हमारे दैनिक रूटीन में भोजन में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही लिमिटेड मात्रा में लेना है। फैट की परसेंटेज भी बहुत कम लेनी है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% फैट का निर्माण लीवर खुद कर लेता है। केवल हमारे द्वारा ली गई फैट को 30% मात्रा में ही लीवर काम में लेता है, बाकी 70% फैट का प्रोडक्शन वो खुद कर लेता है। इसलिए हमें फैट का इंटेक भी बहुत कम करना है। बाजार में मिलने वाली जो चीज़ें हैं, डिब्बा बंद भोजन हैं या डिब्बा बंद जूस हैं या ऐसे पशुओं के मांस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वसा की मात्रा होती है, जो शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में तली भुनी चीज़ें, एक ही प्रकार का तेल यूज़ होता है, जिनको एक ही प्रकार के तेल को बार बार यूज़ करके तली गई चीज़ें जो बाज़ार के होटलों में मिलने वाली चीज़ें हैं, इनका भी हमें परहेज करना है। तब जाकर हम हमारी मेटाबॉलिज्म को सही रख पाएंगे, और जिस व्यक्ति की मेटाबॉलिज्म सही होगी वही व्यक्ति अपनी औसत आयु को प्राप्त करेगा। वरना अगर हमारा खान पान और रहन सहन लापरवाह रहा तो वो व्यक्ति एनसीडीज का शिकार हो जाएगा। और भारत में एनसीडीज से मरने वालों का आंकड़ा 66% है, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा है। सरकार तरह तरह के प्रोग्राम चला रही है, जगह जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं, ताकि हमारे देश में एनसीडीज से मरने वालों का आंकड़ा आने वाले समय में घटे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मेटाबॉलिज्म को समझाने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को देखें, औरों को भी दिखाएं, क्योंकि मेरा मकसद आपको डॉक्टर बनाना नहीं है, लेकिन हमें हमारी सेहत को लेकर हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दवाइयाँ केवल आपको आपके स्वास्थ्य को, आपकी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, लेकिन आपको जो स्वास्थ्य प्रोवाइड कराएगा वो आपका रहन सहन
और आपका खान पान कराएगा। जय हिंद, जय भारत।